जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्त सी वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम यहां पर करने वाले एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का पूरा 35 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। किस लेवल के क्वेश्चन थे, कैसे आप उसको बना सकते थे, किस तरह का अप्रोच आपको उसके अंदर में लगाना था, ठीक है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। अभी 4 बजे के करीब में आंसर किया ही फटाफट हमने टाइप करवाया और आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दी और लो भैया मौज काटो, एकदम सबसे फास्ट, सबसे आगे, सबसे बेस्ट। यहां पे सबसे पहला सवाल आपके सामने ज्योमेट्री का है, जहां पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि आपके सामने एक ट्रायंगल है जिसमें एक्स वाई जेड इसका नाम है, आप देखिए यहां पर। और ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड के अंदर में क्या कहा गया दोस्त, एक्स टी जो होगा यहां पर एंगल x जो है एक्स टी, यहां पर एक्स टी जो होगा मेरे भाई, यहां एक रेखा है जो एंगल x को दो बराबर भागों में काट देता है। और yz से मेरे भाई यहां पर t पर मिलता है, yz से t पर मिलता है। x से लेकर के y तक का जो मान है, xy का मान हमारे सामने 5.6 हो जाएगा और yz का जो मान है हमारे सामने ये दोस्तों 6 हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और yt का जो मान है हमारे सामने 3.2 है, ठीक है, ये 3.2 है। तो कहा गया xz का मान बताओ क्या होता है। देखो आप यहां 6 में से इसको घटा दो तो ये आपके सामने 2.8 आएगा। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ट्रायंगल अगर होता है, एंगल बाइसेक्टर मेरे भाई यहां पर क्या करता है, कोण समद्विभाजक क्या करता है, अगर ये ए और बी के रेशियो में है तो याद रखिएगा यहां पर ये भी ए और बी के रेशियो में होता है, या ये ए बी के रेशियो में होते हैं तो ये भी ए बी के रेशियो में होता है। उसी कंसेप्ट को यहां पर ध्यान में रखते हुए आप यहां पर काटेंगे 4 से तो 8 बार में और 4 से 7 बार में। तो अगर ये 8 और 7 के अनुपात में है तो ये भी 8 और 7 के अनुपात में होगा। अब देखो 8 का 7 गुना 56 है, तो 7 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद में दशमलव, यानी इसका उत्तर कितना होगा, तो 4.9 होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग यहां पर देखते हैं। अगला सवाल हम लोग यहां पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया आप इसको सॉल्व करिए। अब अगर आप यहां देखेंगे तो भैया पूरा इसको बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, इसको बदल रहे हैं। ऐसा कुछ भी मत करिए, एकदम मूर्खता वाला काम मत करिए। आप यहां देखिए ये 3x हो जाएगा और जब आप उसको जाकर के करेंगे तो 6 से आपका 6 खत्म, 6 से आपका 6 खत्म, 6 से आपका 6 खत्म, 4 से आपका 3 जो जाएगा तो मेरे भाई यहां पर इतना हो जाएगा और 5 से आपके सामने जो 2 जाएगा तो वो हमारे सामने इतना हो जाएगा। कुल मिलाकर के x का मान जो आएगा वो 3.1 डिवाइडेड बाई 3, यानी यहां पर आप इसको 31/30 कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सोच रहे हैं हम इसको बदले तो फिर मूर्खता की पहचान है ये। 1000 बार मेरे भाई यहां कहता हूं, चाल चीते की हो ना हो, नजर बाज की जरूर होनी चाहिए। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं एग्जामिनर आपसे सब कुछ पता लगवाना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे भाई यहां पर जो है छोटे मोटे तरीके लगा करके आपसे पूछना चाहता है कि जल्दी इसका उत्तर बता दो। अब यही क्वेश्चन देखो साधारण ब्याज का। इसमें कहा गया कि शिवम नाम का एक व्यक्ति है जो 3 साल के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 30,000 रुपए मेरे भाई वो उधार लेता है और यदि उसने समय के आखिर में x% सालाना ब्याज दर पर 4500 रुपए का ब्याज भुगतान किया तो क्या होगा। भाई मैं एक आदमी हूं, मैंने यहां पर जो है कुल मिलाकर के इतना पैसा आपने लिया है, 3 सालों के लिए लिया और ब्याज आपका 4500 का बनता है, तो रेट क्या होगा। तो अगर आपने 3 साल में 4500 का ब्याज दिया तो 1 साल में 1500 का ब्याज दिया होगा, ठीक है। बस अब आपको यह बताना है कि जो 1500 है वो यहां 3000 का कितना परसेंट है। और ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप देखोगे तो यहां पर 1500 जो हो जाएगा वो हमारे सामने यहां पर कुल मिलाकर के 30,000 का कितना परसेंट होगा। और इसको बताने के लिए आप 4 जीरो से अपना 4 जीरो खत्म करो, सीधा सीधा काटो तो बोलोगे गुरुजी 5%, यानी हर एक साल कितने का ब्याज मिल रहा है, तो 5% का मिल रहा है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एकदम आंसर है, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल यहां देखिए, ये भी हमारे सामने क्वेश्चन है। कहा गया कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर जो सालाना संयोजित होता है कोई धनराशि 7 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। अगर हम यहां देखेंगे तो 7 वर्षों में बच्चों ये कितना हो जाएगा, तो 7 वर्षों में यहां पर ये 3 गुना हो जाएगा। तो सवाल में हमसे यहां पर ये कहा गया कितने वर्षों में यह 27 गुना हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर 27 गुना जो होगा ये कितने वर्षों में होगा। अगर आपने मेरे से चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है तो आपको यह बात पता है कि पहली बात ये 27 गुना नहीं लिखना होता है, पावर में कन्वर्ट करना होता है। जैसे 3 गुना 3 का पावर 1 है तो 27 हमारे सामने कितना होगा, 3 का पावर 3 होगा, ठीक है। 1 गुना होने के लिए 7 साल लगते हैं, तो 3 गुना होने के लिए कितना लगेगा। या ऐसे कह सकते हो ये अपने आप का 3 गुना, तो 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो कितने साल लगेंगे मेरे भाई यहां, तो 21 साल लगेंगे, बात खत्म। कई दफा मैंने पढ़ा है कि पावर को जितने से मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर वर्ष भी उतने से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इस बात का आप यहां पर ध्यान रखिए। आइए चलिए इस सवाल, ये काफी बवाल है और अभी हाल फिलहाल मैंने इसके ऊपर में वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड भी करवा दिया था कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत है और इसके जो नंबर मिलेंगे वो हर किसी को मिलेंगे। मतलब नंबर अगर मिलते हैं तो, हालांकि रेलवे में नंबर नहीं मिलता है, वो क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया जाता है। इस सवाल में क्या है मैं आपको बताता हूं। इस सवाल में कहा गया कि तुम्हारे पास में ऐसा सर्कल है जिसका केंद्र O है, Q नाम का कोई एक बिंदु है,
वहां से आपने दो ऐसे ऐसे मेरे भाई रेखाएं खींची हैं, और ये दो रेखाएं आपके सामने QP है, और यहां पर ये क्या है, ये देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये P और R नाम की दो रेखाएं हैं। साफ तौर पर कहा गया, क्वेश्चन में यहां पर यह कह दिया गया कि इसका यहां पर 60 डिग्री मान है, जो रेडियस है हमारे सामने वो 9 का है, ये केंद्र से जो दूरी है वो 41 की है। तो आपके सामने जो परिमाप है वो पूछा गया, और किसका परिमाप, तो ट्रायंगल का। ये वाला लाइन हो गया, ये वाला लाइन हो गया, और ये वाला लाइन हो गया। मेरे भाई इस सवाल को बनाने के दो नजरिए हैं। अगर आप यहां पर जो है जैसे एक पार्ट पे फोकस करके क्वेश्चन को बनाते हो तो देखो कैसे बनेगा। आप बोलोगे सर यहां पर ये 9 बना रहा है, और यहां पर ये हमारे सामने 90 डिग्री, और ये 41 है, तो ट्रिपलेट के हिसाब से 9 है 41 है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर ये 40 है तो यहां पर टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो दोनों के दोनों क्या होती है, सेम होती है, तो 40 हो जाएगा। अब अगर ये हमारे सामने कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, दोनों रेखाएं बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये 40 है और ये 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 40 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो परिमाप निकल करके आएगा वो 40 जमा 40 जमा 40, यानी हमारे सामने हो जाएगा 120। तो आप यहां पर जो है वो क्या करेंगे, तो 120 आने पर आप इसको टिक कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इस थॉट के साथ में आप जाते 120 आता। अब मैं यहां इसका काउंटर बताता हूं कि इसका काउंटर यहां पर क्या संभव है। काउंटर यहां पर यह है कि अगर आप देखते हैं तो बोलते हैं गुरुजी ये 9 है, तो यहां से इसको खींचिए तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो अपोजिट का सम 180 होता है, तो ये 120 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, चूंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये 30 बन जाएगा और ये 30 बन जाएगा। और यदि आप अच्छे से परिचित होंगे यहां पर 120 और 30 वाले कोण के, तो आपको पता होगा ये 1 है और ये 1 है, तो ये कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो ये 9 होगा, ये 9 होगा, तो उस हिसाब से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 9√3 आ जाएगी। अब ये 40 था और ये 40 था, और ये कितना था, यहां पर 9√3 था। कितना था मेरे भाई, यहां पर 9√3 था। ठीक है, तो हमारे सामने जो मेरे भाई आंसर निकल जाएगा वो यहां पर क्या निकल जाएगा, तो आप यहां बोलोगे गुरुजी आपके सामने जो आंसर निकलेगा वो ऐसा हो जाएगा कि पेरीमीटर 40 हो गया, फिर 40 हो गया, और फिर यहां पर मेरे भाई ये 9√3 हो गया। ये हमारे सामने कितना हो गया, 9√3 हो गया। तो उस हिसाब से जो पेरीमीटर आएगा वो हमारा मेरे भाई इतना आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां पर आप बोलोगे फिर ये वाला सही है कि यहां पर ये वाला सही है, तो मैं आपको मेरे भाई बता दूं कि जो सही है वो दोनों में कोई भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जब अगर यहां 9 और 40 मिलेगा, ठीक है, जब यहां 9 और 41 का वैल्यू देंगे तो 60 डिग्री आप नहीं दे सकते, और अगर आप 60 डिग्री देंगे तो 9 और 41 आप नहीं दे सकते। ये बात आप मेरी मान करके चलिएगा, ये बात आप साफ तौर पर मान करके चलिएगा। मैं आपको ये बात बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि जब यहां 60 दोगे तो 30 डिग्री आएगा, उस हिसाब से जब साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे 9/41 वो 1/2 के बराबर आएगा ही नहीं, तो वो मामला गलत बैठ जाएगा। इसीलिए यहां पर ये रेलवे का क्वेश्चन गलत है। और सोचो यार 35 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी जो है यहां पर ये गलत कर बैठते हैं, क्या ही कहानी कहूं मैं इनकी। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से गलत हो गया। अब ये क्वेश्चन डिलीट होगा और मेरे भाई यहां पर जो बाकी बचे क्वेश्चन होंगे इवैल्यूएशन उसमें होगा। ठीक है, आइए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यहां पर 8, 7 और 11 से भाग देने पे हर बार 4 बचता है। ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन आप जाइए। ठीक है, आप यहां पर देखिए कि 11 से भी भाग करने पे 4 बचना चाहिए, तो आप यहां पर 11 से भाग करेंगे, 11 9 99, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11 25 55, रिमाइंडर यहां पर 1 बचेगा। दो को पेयर बना लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। 11 से भाग करने पे -1 आएगा, और 11 से भाग करने पे 55 से 5 ज्यादा है यानी इतना आएगा। ओवरऑल जो रिमाइंडर आएगा वो 4 ज्यादा आएगा, तो ये आंसर हो सकता है। अगर हम देखें तो 99 में कितने की कमी है, 1, और ये 11 से कट जाएगा, 0 रिमाइंडर है। अगर हम देखें तो 99 में 3 की कमी है, और यहां पर मेरे भाई 2 ज्यादा, ओवरऑल -1 का मतलब +10। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सीधा सीधा कौन सा होगा, ये होगा। 11 से रिमाइंडर कितना आएगा इसका पता करने के लिए 2 का पेयर लगा के भाग करके पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लगाओ, काम खत्म हो जाएगा। आ जाओ चलो, सवाल में कहा गया कि मीन डेविएशन जो है यहां पर इस सवाल में कितना है। तो पहली बात, जब मैं इस सवाल में देखता हूं तो सारे के सारे डेटा मेरे व्यवस्थित है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, आरोही क्रम में है। इसका मतलब यहां पर ये वाली संख्या मेरी क्या होगी, तो मीन होगी, माध्य होगी। ठीक है, अब डेविएशन हमारा कितना होगा, तो देखो 15 से 5 का कितने का डेविएशन है, 10 का है, मॉड लगा देना। ठीक है, 15 से 10 में कितने का डेविएशन है, इतने का। 15 में मेरे भाई 15 से कितने का डेविएशन है, इतने का। 15 से 20 में कितने का डेविएशन है, 5 का। और 15 में कितने का डेविएशन है, इतने का। और ये डेविएशन कितने लोगों पे है, तो 5 लोगों पे है। 10 20 30, 30 को 5 से भाग करो, मेरे भाई मीन डेविएशन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो निकालने का जो तरीका होता है वो ये कि डेटा का माध्य निकाला जाए, हर जगह पर डेविएशन देखा जाए और नंबर ऑफ टर्म से भाग कर दिया जाए।
ठीक है, आइए चलिए पढ़िए। कहा गया एक आयताकार मैदान का जो माप है वो 68.5 है और बाकी 45.6 है। इसके बाहर चारों तरफ एक 2.4 मीटर की चौड़ाई का एक रास्ता बनाया जाता है। रास्ते के बाहरी घेरे और मूल मैदान के घेरे के बीच का अंतर बताइए। यदि इस पूरे सवाल में मैं कहूं कि लोगों ने बहुत वक्त वेस्ट किया, लेकिन उतना नहीं करना था। चंद बात को आप यहां ध्यान रखते, एक छोटी सी चीज को आप ध्यान रखते और अपना सवाल बना लेते। आपको पता है ये बात, विद इन सेकंड आपका ये क्वेश्चन बनता और इसमें यहां पर ये वाले डेटा की जरूरत भी नहीं पड़ती। कैसे मेरे भाई, यहां आप समझिए, आपके सामने कुछ ऐसा एक मैदान है, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर क्या है, तो इसके बाहर आपने एक और मैदान बनाया है। अगर हम देखें तो मान लीजिए एग्जामिनर ने आपके सामने ये लंबाई दे दी है और यहां पर जो है आप ये मानिए ये एग्जामिनर ने आपको लंबाई दे दी है और ये आपको चौड़ाई मेरे भाई यहां दे दी है। और क्वेश्चन में कहा बाहर वाले पेरीमीटर में और अंदर वाले पेरीमीटर में कितने का फर्क है। तो देखो यहां वाला चौड़ाई से मेरे भाई यहां पर ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट खत्म, तो एक्स्ट्रा जो मिला है वो ये मिला है W और एक्स्ट्रा जो मिला है वो मिला है मेरे भाई यहाँ W। इधर W और W मिला है तो इधर भी मेरे भाई W मिला होगा और यहां पर क्या मिला होगा, W मिला होगा। तो लंबाई में कितना एक्स्ट्रा मिल गया पेरीमीटर में, 4W, क्योंकि ये वाला पार्ट इसको खत्म करेगा 2W बच जाएगा, ये वाला इधर खत्म करेगा 2W। अब चौड़ाई में आते हैं, मतलब यहां पर ये लंबाई में आते हैं। अब यहां पर देखोगे तो यहां से लेकर के यहां तक और ये वाला पार्ट ये दोनों सेम होंगे। एक्स्ट्रा कौन सा पार्ट होगा, ये हो जाएगा, और एक्स्ट्रा कौन सा पार्ट होगा तो ये हो जाएगा। वैसे ही मेरे भाई एक्स्ट्रा कौन सा पार्ट होगा, ये हो जाएगा, और एक्स्ट्रा कौन सा पार्ट होगा, ये हो जाएगा। कुल मिलाकर के एक्स्ट्रा कितना मिला, 2 4 6 8, यानी जो डिफरेंस आएगा वो 8W के बराबर आएगा। W की अगर हम बात करें तो इतना है, तो डिफरेंस हमारे सामने कितना होगा, तो इसका 8 गुना होगा। इसका 8 गुना कितना, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 2 29, मेरे भाई यहाँ पर 29.2। कौन सा ऑप्शन है, तो ये आंसर है। इसीलिए मैंने कहा कि लोग पता नहीं कैसा कैसा तरीका लगाएंगे, पहले अंदर का पेरीमीटर बाहर का पेरीमीटर। भाई ये नहीं करना होता है, सिंपल सी बात है। ये इसको खत्म किया ये बच गया, ये इसको खत्म किया ये बच गया, ये इसको खत्म किया ये बच गया, ये इसको खत्म किया बच गया, तो यानी 8W बच गए। W का मान दिया 8 गुना कर दीजिए। आइए चलिए यहां पर ये सवाल को हम लोग देखते हैं, बहुत तरीके से हम लोग समझते हैं। कहा गया एक ही केंद्र O वाले दो संकेंद्रित वृत्तों के बाहर वृत्त पर एक जीवा AB है जो अंदर वाले वृत्त को C और D पर काटती है। यदि केंद्र से जीवा की दूरी 3 है और बाहरी त्रिज्या 13 है और अंदर की त्रिज्या 7 है तो AC की लंबाई क्या होगी। ऐसे सवालों को आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आप फिगर नहीं बनाओ। तो ये हमारे सामने एक सर्कल हो गया और ये हमारे सामने दूसरा सर्कल हो गया। और मजे की बात यहां पर क्या है, तो मजे की बात यहां पर यह है कि दोनों का जो सेंटर है वो कॉमन है, ठीक है, यहां पर O नाम का। क्वेश्चन में कहा जाता है साफ तौर पर कि एक बाहर की जो कॉर्ड है वो यहां पर अंदर वाले को काटती है और कहां पर काटती है, तो C और D नाम के बिंदु पर काटती है। आप सवाल को पढ़िए यहां पर, ठीक है, कि यहां पर AB है जो अंदर वाले को C और D पर काटती है। ये AB है मेरे भाई यहां पर जो अंदर वाले को C पर काटती है और D पर काटती है। अब उसके बाद में अगर हम देखेंगे यदि O से मेरे भाई यहां पर जीवा की दूरी, यदि केंद्र O से यहां पर जो जीवा की दूरी है वो हमारे सामने कितनी है, तो 3 है, और बाहरी त्रिज्या हमारे सामने कितनी है, तो बाहरी त्रिज्या हमारे सामने 13 हो गई है दोस्त मेरे, ठीक है। अंदर की त्रिज्या हमारे सामने कितनी है, तो 7 है। तो क्वेश्चन में कहा गया AC की लंबाई बताओ। देखो थोड़ा सा आप यहां पर समझना इस बात को, कैसे आप इसकी वैल्यू को निकालोगे। अगर आपको AC की लंबाई बतानी है तो सबसे पहले आप यहां पर पाइथागोरस लगाओ, और किस में लगाओ, तो इसमें लगाओ। इसमें जब लगाओगे इसके स्क्वायर में से इस स्क्वायर को घटाओ, तो 7 का स्क्वायर 49 में से 3 का स्क्वायर 9 गया तो 40 आएगा। 40 का रूट करोगे तो मेरे भाई यहां पर 2 रूट 10 हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 रूट 10 हो जाएगा। अब ये वाला पूरा का पूरा मेरे भाई मान निकालो। 13 का स्क्वायर में से 13 का स्क्वायर 169 है, 3 का स्क्वायर 9 घटाओगे तो 160 का रूट अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ 16 × 10 है, 16 का रूट करोगे 4 रूट 10 आ जाएगा। अब आप यहां पर कहोगे सर ये पूरा 4 रूट 10 में से 2 रूट 10 घटाएंगे तो AC कितना आ जाएगा, 4 रूट 10 में से 2 रूट 10 घटाएंगे 2 रूट 10 आ जाएगा। तो AC का जो मान है वो कितना होगा, तो 2 रूट 10 होगा। सिंपल सा मेरे भाई कहानी है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। आइए चलिए इस सवाल को देखिए। इस सवाल में यहां पर क्या कहा गया, साफ तौर पर कहा गया कि एक शर्ट की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है फिर 20% घटाई जाती है, कुल यहां पर क्या होगा। जितने परसेंट से बढ़ाते हो अगर उतने ही परसेंट से घटाओगे तो हमेशा आंसर जो होता है वो होता है x² का। तो अगर आप यहां देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 20 × 20 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ऐसा करने से आपका आंसर 4% का डिक्रीज आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, जो B होगा वो करेक्ट होगा। प्रतिशत पढ़ाते वक्त में ये वाले बात को हम कई बार पढ़ाएं। आइए इस सवाल को देखिए क्या कहा गया। यदि किसी संख्या का 40% 240 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वह संख्या उसका 50% के बराबर आती है। मान लीजिए मेरे पास में 40% है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ जोड़ा है
कि वो 50 बन जाए। तो पहला सवाल कितना परसेंट जोड़ा है, 10% जोड़ा है, और 10% जोड़ा है तो जो दिया गया है वो कितने का मान है, तो मेरे भाई यहां पर यही हमारे सामने 10% का मान है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि पूरी संख्या का मान बताओ, तो पूरी संख्या का मान मतलब यहां पर जो होगा वो इतने के बराबर होगा। ठीक है, 40% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 240 देन द रिजल्ट इज सेम नंबर। अच्छा सॉरी माफ करिएगा, वो रिजल्ट मेरे भाई यहां पर सेम नंबर बन जाता है। किसी संख्या के 40% में अगर आप जोड़ते हैं तो वो सेम नंबर बन जाता है। सेम नंबर का मतलब 100% बन जाता है। इसका मतलब आपने कितना जोड़ा है, तो आपने 60% जोड़ा है। 60% जोड़ा है, इसका मतलब यहां पर ये जो दिया गया है वो हमारे सामने कितने का मान है, तो 60% का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया 50% का मान बताओ, तो 50% का मतलब यहां पर इतने का मान बताना है। 60 से अगर हम काटेंगे इतनी बार में 50 का 4 गुना 200, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप इस सवाल में देखिए। भाई देखो यहां पर मैं आपको कोएफिशिएंट्स का खेल बता चुका हूं कि अगर कभी भी कोई भी संख्या मेरे भाई यहां पर परफेक्ट स्क्वायर होती है तो उसकी कोएफिशिएंट की पहचान कैसे करोगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस मेरे भाई बी स्क्वायर यानी 1 to 1 से। और अगर कभी भी कोई भी संख्या परफेक्ट क्यूब होगी ना तो यहां पर हो जाएगा ए क्यूब प्लस मेरे भाई यहां पर 3a स्क्वायर बी प्लस हमारे सामने 3ab स्क्वायर और प्लस हमारे सामने बी क्यूब। यानी परफेक्ट स्क्वायर में 3 टर्म होते हैं, परफेक्ट क्यूब में 4 टर्म होते हैं। यहां पर जो कोएफिशिएंट होता है 1 to 1 का होता है और यहां जो कोएफिशिएंट होता है 1 3 3 1 का होता है। इस क्वेश्चन में जब मैं यहां देख रहा हूं तो देखो यहां पर ये हमारे सामने ए क्यूब का काम करेगा, ये हमारे सामने बी क्यूब का काम करेगा, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी और ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। यानी ये पूरा का पूरा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो किसका क्यूब है मेरे भाई यहां पर ये बताओ। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे सामने 3x हो गया और ये हमारे सामने क्या हो गया 7y हो गया, इसी का यहां पर ये क्यूब है। तो आप बोलोगे सर 3x प्लस 7y, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। सिंपल सा कहानी है दोस्त, यहां पर इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना। आइए इस सवाल को पढ़िए, त्रिकोणमिति का ये सवाल है और कहा गया 10 sin a प्लस cos a का मान इतना है तो 10 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर उधर के साइन को लाइए, या ऐसा कह लीजिए कि गुरुजी हर जगह आप साइन से डिवाइड करो, साइन से डिवाइड करो और गुरुजी आप साइन से डिवाइड करो। तो यहां पर तो साइन और साइन से साइन खत्म, साइन और साइन से साइन खत्म। अब यहां अगर आप देखोगे तो आप यहां पर सीधा सीधा कह सकते हो कि भैया हमारे cos अपॉन साइन कितना होता है। तो cos अपॉन जो साइन होता है वो हमारे सामने कोट होता है और ये हमारा 10 जाएगा, घटेगा तो √6 माइनस क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। कोट का मान हमारे सामने है तो क्वेश्चन में कहा गया 10 का मान बताओ। भाई कोट का उल्टा ही 10 होता है, यानी हमें यहां पर क्या करना है, इसका उल्टा करना है। अब इसका उल्टा करना है। रेशनलाइजेशन का तरीका हमने आपको 1000 दफा बता रखा है कि कभी भी किसी को रेशनलाइज कैसे करते हैं। नीचे अगर माइनस में दिया गया तो ऊपर में आप क्या करेंगे, तो ऊपर में आप प्लस में रखेंगे और नीचे में दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर करेंगे इतना आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। 6 में से 100 घटाओगे माइनस का 94, तो ये माइनस का 94 आपके सामने हो जाएगा। तो यूं कह लीजिए कि ये माइनस अगर ऊपर में ट्रांसफर हो जाता है तो यहां पर ऐसा कर देगा 6 भी माइनस 10 भी माइनस नीचे 94 प्लस में। ठीक है, तो यहां 6 भी माइनस 10 भी माइनस नीचे 94 प्लस में, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल देखिए। टाइम एंड वर्क का एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर में है। सिंपल है कि 12 मजदूर किसी दीवार को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 8 उसे कितने दिनों में करेंगे। यानी जो काम 12 लोग 18 दिनों में कर सकते हैं तो वही काम मेरे भाई 8 आदमी कितने दिनों में करेगा। 4 से आप काटो 3 बार में, 4 से आपके सामने 2 बार में, 2 से आपके सामने 9 बार में, 9 × 3 हमारे सामने कितना होगा 27, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहां पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे सामने 2 रेखाएं हैं और दोनों के पास में बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, तो यहां पर ए और बी का मान क्या होगा। अभी हाल फिलहाल मैं सुपर मॉक जो सेट करवा रहा था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि यदि 2 रेखाएं हमारे सामने अगर मान लीजिए कि एक दूसरे के ऊपर में हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर में हो जाती हैं, तो इनका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन में c2 के। तो यहां पर अगर 15 का 2 गुना 30 हुआ है तो 7 का 2 गुना 14 आ जाएगा और 3 का 2 गुना 6 आ जाएगा। तो ए और बी का मान 6 और 14 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देव सेना होगा। बात खत्म, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें यहां पर कहा गया कि भैया इसको सिंप्लीफाई करो। मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगा ही नहीं। आपको पता है कि यहां पर 4 में से 2 पावर जाएगा तो 2 का 2 पावर आएगा मेरे भाई, 4 में से 2 पावर जाएगा तो 3 का स्क्वायर आएगा। बाकी को गोली मारो, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 का मल्टीपल। ठीक है, अच्छा नहीं 9 का मल्टीपल 2 ऑप्शन है। और मेरे भाई 5 के पावर 4 में से 5 का पावर जाएगा तो 5 का 2। अब यहां 2 के 2 पावर 5 के 2 पावर, इसका मतलब आंसर में 2 जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्यों उतना दिमाग लगाना, बस इतना। ऐसे भी कह लो 25 × 4 100 × 9 मेरे भाई 900, काम खत्म। ठीक है,
तो ऐसे भी बना सकते हो। आ जाओ, एक सवाल देखो यहां पर, ये कैसा सवाल है, पढ़ो इसको। क्या कहा गया, बोला गया मेरे भाई अमित जमीन पर, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो मतलब मामला खराब हो जाएगा। अमित जमीन पर खड़ा है, ये मान लीजिए जमीन है, और अमित भाई मेरा यहां पर ये खड़ा है, ठीक है। अमित जमीन पर खड़ा है और 100 मीटर लंबी दूरी का इस्तेमाल करके 30 डिग्री के एलिवेशन पर मेरे भाई पतंग उड़ा रहा है। यहां से एक ये पतंग उड़ा रहा है, और ये जो पतंग की बात अगर हम करेंगे तो यहां पर ये कितने के एलिवेशन पर है, 30 डिग्री पर है, और यहां पतंग की लंबाई, जो डोर की लंबाई है वो 100 मीटर की है, ठीक है। नितिन नाम का लड़का 10 मीटर ऊंची इमारत पर खड़ा है। मान लेते हैं यहां पर नितिन नाम का भी लड़का होगा, बदतमीज सा कोई, ठीक है। और अगर हम देखें तो सपोज करते हैं यहां पर कि नितिन नाम का लड़का जो है वो 10 मीटर की ऊंचाई पर छत पर खड़ा है, और वह 45 डिग्री के एलिवेशन से अपनी पतंग उड़ा रहा है। दोनों लड़के उस बिंदु के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं जहां पतंगे मिलती हैं। समझ में आ रहा है बात यहां पर? तो साफ तौर पर कहा गया नितिन को कितनी लंबा डोरी का मेरे भाई इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लेते हैं एक पल के लिए कि जहां पर इसकी पतंग है वहीं पर नितिन भाई की भी पतंग है, ठीक है। ये भाई यहां से उड़ा रहे हैं तो नितिन भाई हमारे यहां से उड़ा रहे हैं। नितिन भाई यहां पर क्या है, तो एक इमारत के ऊपर में खड़े हैं और यहां से ये पतंग को उड़ा रहे हैं, ठीक है। इनका जो मेरे भाई इमारत के सामने जो एंगल बन रहा है वो हमारे सामने बन रहा है 45 डिग्री का, और दोनों के केस में जो पतंग की ऊंचाई है वो सेम है। जमीन से जितना ऊंचा इसका पतंग है उतना ही ऊंचा मेरे भाई यहां पर जमीन के मुकाबले इसका पतंग है। तो क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया है, नितिन को कितनी लंबी डोरी का इस्तेमाल करना होगा, यहां पर ये वाला मान हमसे पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब 30 डिग्री बनता है तो हम इसे कहते हैं √3, इसे हम कहते हैं 1 और इसे कहते हैं 2। 2 का मान अगर 100 है तो 1 का मान पूरा पूरा कितना होगा, 50 होगा। तो ये वाली दूरी कितनी होगी दोस्त मेरे, 50 होगी। इस 50 में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो घर है वो 10 का है, ये वाला कितने का है दोस्त मेरे, 10 का है। अगर ये 10 है, 50 में से 10 गया तो ये वाली जो दूरी आ जाएगी वो कितनी की आ जाएगी, तो बोलोगे गुरुजी 40 की आ जाएगी। और अगर ये 40 की आ जाएगी तो आप यहां पर ये वाला देखोगे साफ तौर पर जो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप बोलोगे 45 डिग्री का कोण है। 45 डिग्री में क्या होता है मेरे भाई, यहां पर ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 1 और √2 का रेशियो होता है। ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी यहां पर ये जो हो जाएगा 40 √2 हो जाएगा, यानी यहां पर ये आंसर कितना होगा, तो 40 √2। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोनों केस में पतंग की जो ऊंचाई है वो समान रखनी थी और उस हिसाब से इस सवाल को बनाना था। बढ़िया क्वेश्चन था ये, आप इसको देख सकते थे। आइए पढ़िए एक और सवाल, लाभ और हानि का क्या कहा गया। यदि कोई ग्राहक किसी प्रोडक्ट को 100 रुपए से ज्यादा मतलब 100 यू से ज्यादा यूनिट खरीदता है तो जो होलसेलर है ना वो कुल खरीद पर 2% का डिस्काउंट देता है। अगर एक यूनिट की कीमत 20 रुपए है तो 150 की खरीदने पर मेरे भाई 150 यूनिट खरीदने पर ग्राहक को कितना मिलेगा। पहली बात, 100 यूनिट से ज्यादा खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। इसने खरीदे हैं 150 यूनिट, तो मेरे भाई यहां पर 150 यूनिट खरीदा है और एक यूनिट कितने का है, तो इतने का है। ये इसकी हो गई टोटल खरीद, और यहां पर कहा गया कितने का रकम चुकाना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये बात कहता हूं कि आपको जो है कुल मिलाकर के 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 100 रुपए में 2% का डिस्काउंट मिलेगा तो आपको इतने की पेमेंट करनी होगी। आप अगर साफ तौर पर देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी ये हमारे सामने हो गया। अब अगर आप देखो तो 15 का 2 गुना 30, 3 इंटू 40 मेरे भाई यूनिट जीट पर 40 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर होगा। बात खत्म। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर सवाल में यहां कहा गया कि मेरे भाई फलाने और फलाने का मध्य समानुपाती इतना है तो क्या होगा। दुनिया में कभी भी किसी भी संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है तो इन संख्याओं को बहुत शानदार तरीके से आप क्या करो, तो इन संख्याओं को मेरे भाई गुना करो और गुना करके रूट लगा दो, और ये बराबर है किसके, 4 के। a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करोगे तो a स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि रूट है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करने से ये आ गया और इसका स्क्वायर करने से ये आ गया। x का स्क्वायर का जो मान होगा 9 में 16 जोड़ देंगे 25 आएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी। हालांकि x के दो वैल्यू आते हैं, +5 -5, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया x ग्रेटर देन 0, तो इसीलिए +5 वाले को हम प्रेफरेंस देंगे, -5 को नहीं। ये इस सवाल में कहा गया माध्यिका बताओ। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका निकालने के लिए सारे टर्म्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में जोड़ना होता है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है, और उसमें वहां पर जो बीच वाली पद होती है वही माध्यिका होती है। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो बीच में 2 पद हैं, तो दोनों का एवरेज निकालो। 8 और 10 18 का एवरेज 9 हो जाएगा, तो 9 हमारे सामने क्या होगा, तो मीडियन होगा। जिसने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है यूट्यूब पर सर्च करो स्टैटिस्टिक्स बाय आदित्य रंजन सर, पूरी की पूरी मेरे भाई वीडियो और प्लेलिस्ट खुल करके आ जाएगी और आप उसको देख लीजिएगा तो आपका ये वाला पार्ट बढ़िया से मजबूत हो जाएगा।
पढ़िए यहां पर ये कितना शानदार सवाल है, और इस सवाल को इतना लॉजिकली मैं हैंडल करूंगा, मतलब बिना पेन उठवाए मैं आपसे ये सवाल बनवा सकता हूं, मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं। एक व्यक्ति यहां पर क्या है कि पी से लेकर के क्यू मेरे भाई एक जगह पर जाता है। एक व्यक्ति पी से क्यू जगह पर एक चीज खरीदने जाता है जिसकी कीमत पी की तुलना में क्यू पर 15% कम मिलती है। यदि यात्रा करने में 150 रुपए उसके खर्च हो जाते हैं और उसके बाद भी मेरे भाई 150 रुपए वो बचा लेता है, तो यहां पर पी पर जो है पी पर कीमत के हिसाब से उसकी बचत का प्रतिशत क्या है। अगर आप देखोगे तो परसेंट ट्रैवल फ्रॉम पी टू क्यू, यहां से मेरे भाई ऐसे मान के चलो कि ये पटना है और ये कुवैत है, और कोई इंसान को पता है कि पटना में वो चीज महंगी मिल रही है लेकिन कुवैत में सस्ती मिल रही है, तो यहां से वो यहां पर जाता है और जाकर के क्या करता है, उस सामान को खरीदने की कोशिश करता है। ठीक है, रास्ते में उसके कितने रुपए लग जाते हैं, 150 रुपए लग जाते हैं, और फिर बाद में वो वस्तु वहां पर 150 रुपए सस्ती मिलती है। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई कितने का फायदा, 150 रुपए का फायदा। ठीक है, और ऐसा करने से भाई साहब वो कितना बचा रहा है, 15%। अच्छा चलो एक काम करो, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां से यहां वाला जो सामान है वो सस्ता मिला, क्या मिला दोस्त मेरे, सस्ता मिला। ठीक है, और सस्ता मिला तभी वो सस्ते पैसे में से 150 रुपए किराए पर भी खर्च कर पाया, और यहां पर जैसे मानो मैं सोच रहा हूं यार यहां पर कोई चीज 100 रुपए की मिलेगी और मैं है ना मुजफ्फरपुर जाऊंगा, दिल्ली में 100 रुपए की मिलेगी, मुजफ्फरपुर में 60 रुपए की मिलेगी। ठीक है, 40 रुपए का बचत होगा, लेकिन 40 में से मुझे 10 रुपए किराए पे देना होगा, तो एट द एंड मेरे पास 30 रुपए आएगा। तो ओवरऑल जो बचत हो रही है वो कितने की हो रही है, 40 की। तो यहां पर भी जो बचत हो रही है वो कितने की हो रही है, 300 रुपए की हो रही है, और 300 रुपए कितने का मान है, तो 15% का मान है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि यहां पर ये जो पैसा बचा रहा है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, यानी 150 रुपए जो मेरे भाई लास्ट में वो बचा रहा है कितने परसेंट का है, 300 का मान 15%, 150 का मान कितना होगा, इसका आधा ये है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। सिंपल सा खेल है, मैंने कहा ना कलम तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर होगा। यदि आप मेरे से ये चाहते हो कि मैं बेसिक बनाऊं, इसको 100x करूं, फिर इसको 0.7585x करूं, भाई मेरे से नहीं होगा, वो काम मैं नहीं कर सकता। सिंपल लॉजिकल मेरे भाई यहां पर खेला है कि ये जो रुपए बचाए थे वो 15% का मान था, कहा गया कि उसके हाथ में जो प्रॉफिट आई है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, तो यानी वो 7.5 की वैल्यू है। खेल खत्म। आ जाओ देखो यहां 3049 की राशि को 3 भागों में इस तरह से बांटा गया कि पहले भाग का आधा हिस्सा, अगर हम यहां देखेंगे तो पहले भाग का हमारे सामने आधा हिस्सा, दूसरे भाग का यहां पर 1/4 हिस्सा। ठीक है, और फिर उसके बाद में तीसरे भाग का 8वां हिस्सा, तीसरे भाग का यहां पर जो हो जाएगा मेरे भाई 8वां हिस्सा। ठीक है, ये बराबर है, तो तीसरे भाग का मान ज्ञात करिए। ठीक है, सच दैट हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट 1/4 ऑफ सेकंड पार्ट 1/8 ऑफ, तो ये तो ऑलरेडी मेरे भाई बता रहा है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 2, 4 और 8 के रेशियो में है, यानी अगर हम यहां पर इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा, 8 4 12 और 2 मेरे भाई यहां पर इतने का। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया थर्ड पार्ट का मान बताओ, यानी इतने का मान बताओ। आप 2 से काटिए 7 बार में, 2 से काटिए 4 बार में, 7 से काटेंगे 7 चौके 28, 25 7 तिरके 21, 7 सते 49, और मेरे भाई यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 सते 28 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, और यहां 17 हो जाएगा। 1748 ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, सिंपल था। आइए चलिए यहां पर 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहा गया, ए किसी काम को 9 दिनों में पूरा करता है, बी उसे 22 दिनों में पूरा करता है। अगर वो 2 दिनों तक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा अधूरा रह जाएगा। यहां पर कोई व्यक्ति 9 दिनों में कर रहा है, कोई 22 दिनों में कर रहा है। एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहां पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। 9 का 22 गुना और 22 का 9 गुना। ठीक है, एक दिन में जो काम होता है वो 31 होता है, तो 2 दिनों में जो काम होगा वो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अगर आप यहां पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी इतना काम बचा हुआ है। अगर इतना काम बचा हुआ है तो ये जो काम है आपका 198 का कितना भाग है, 136 198 का हमारे सामने कितना भाग है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो बोलेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 8 बार में, और यहां 2 से 9 बार में, 9 बार में इतना काम हमारा बचा है, यानी 68/99 जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 40,000 रुपए में एक लैपटॉप एक आदमी खरीदता है और पहले 20% के मुनाफे पर बेचता है, फिर बाद में दूसरे व्यक्ति को 10% के नुकसान पर बेचता है। अंतिम मूल्य क्या होगा। मैं सीधा सीधा 9 का मल्टीपल टिक करूंगा, ऑप्शन नंबर है, आंसर, बात खत्म। अब बोलोगे गुरुजी इतना फास्ट कैलकुलेशन आप कैसे कर लिए। अरे भाई कॉमन सेंस की बात है, 40,000 का तुमने लैपटॉप पहले खरीदा है, एक ने दूसरे को 20 के मुनाफे में बेचा है, तो 100 के सामान को उसने 120 में बेचा होगा, और फिर उसके बाद अगले ने 10 के नुकसान पर बेचा है, तो 100 के सामान को मेरे भाई 90 में बेचा होगा। 90 का मतलब 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, बाकी ऊपर मेरे भाई नजर जब मेरी गई तो साफ दिखा कि वो 9 के मल्टीपल नहीं थे, इसलिए इसको हमने आंसर दे दिया। पेपर में फिर से कहता हूं, चाल चीते की होना हो, नजर मांझ की जरूर होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को देखते हुए दिमाग में आना चाहिए ताकि सीरीज मेथड लगाना है, और 10% का लॉस देखते 90 यानी यहां पर 9 का मल्टीपल, और 10 का प्रॉफिट देखते यानी 11 यानी 11 का मल्टीपल। ध्यान रखना इस बात का। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखो सिंपल ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल शुरुआती यहीं से होती है, और इसमें यहां पर यह कहा गया कि यदि इसका मान 55 है
तो यहां पर इसका मान कितना होगा। शर्त यहां पर यह है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों के दोनों क्या है, तो पैरेलल है, समानांतर है, और ये ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा है। तो मेरे भाई ये अगर आप ज्योमेट्री पढ़े होगे तो आपको ये बात पता होगा लाइन्स एंड एंगल्स में, ये 55 है तो ये भी कितना होगा, तो 55 होगा। सीधा सही हिसाब किताब है। एंगल यहां पर ये वाला इसके बराबर होता है, 2 वाला 5 के बराबर होता है, 1 वाला 4 के बराबर होता है, 3 वाला 6 के बराबर होता है। तो आंसर कितना होगा, ये होगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो क्या कहा गया। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। पहली बात तो यहां पर ये एक समानांतर चतुर्भुज है, इसकी जो आधार है मेरे भाई यहां पर ऊंचाई का 3 गुना है। अगर यहां पर ये ऊंचाई है तो आधार क्या हो जाएगा, तो इसका 3 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया यदि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है तो ऊंचाई क्या होगी। क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार को इससे गुना किया जाता है। अगर आप यहां देखोगे तो ये मेरे भाई 216 के बराबर है। 3 से आप काटेंगे, 3 से 7 बार में 21 और ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे सामने 72 हो जाएगी, यानी 36 का 2 गुना। इसका रूट करेंगे तो इतना होगा, 36 का रूट करेंगे इतना होगा, 2 का रूट करेंगे इतना होगा। तो यहां पर क्वेश्चन में जो इसकी ऊंचाई है वो 6√2 आएगी। 6√2 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पर था। आइए चलिए निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, ज्योमेट्री से हो गया, मेंसुरेशन से हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हो गया, सबसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। इस सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया मैं आपको बताता हूं। इसमें यहाँ पर ये कहा गया ये आपके सामने ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस हो गए, ए नाम का, बी नाम का, सी नाम का। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ए का जो मान है वो 1,5 हो जाएगा यहाँ पे, बी की जो वैल्यू है वो 4,7 हो जाएगी, सी का जो मान है वो x, y हो जाएगा, और यहाँ इसका जो सेंट्रॉयड है जी नाम का, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई, जो कि डी नाम से दिया गया इन्होंने, हालांकि तो डी नाम से जो दिया गया उसका वैल्यू मेरे भाई 4,5 है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर x का मान बताओ। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको पता होगा यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 + 4 + x डिवाइडेड बाई 3। अगर हम देखेंगे तो 1 + 4 + x, तीनों वर्टिसेस को जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो तुम्हारे सामने यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 में से 5 गया तो x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 7। ठीक है, अब दूसरी अगर हम बात करते हैं y को लेके, उसी तरह से इसका y, इसका y, इसका y जोड़ दो। यहाँ इसका y 5 है, इसका 7 है और इसका y है, और डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो इसके y के बराबर। तीनों के x को जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर दो तो इसका x, तीनों के y को जोड़ के इतना करोगे, ये 5 3 15, 15 में से 12 गया तो y का मान 3 आ जाएगा। 7 और 3 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्लियर कट आंसर है। आइए चलिए इस सवाल को देखिए क्या कहा गया 28 नंबर क्वेश्चन में। 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 2 घनों के सिरे को मेरे भाई सिरे से मिलाकर के जोड़ा जाता है। इस प्रकार बने घन आपके विकर्ण की जो लंबाई है वो ज्ञात करिए, लेंथ ऑफ डायगोनल। पहली बात यहां पर ये होगा आपका पहला क्यूब। ठीक है, आप समझिएगा मेरी बात को, और इसके सिरे से एकदम सटा करके आप जोड़ेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा दूसरा वाला क्यूब यहाँ पे। ठीक है, और कहा गया कि इसका जो मेरे भाई यहाँ पर डायगोनल होगा उसकी वैल्यू बताइए। मैं बहुत तरीके से बताऊंगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 216 है, तो यहाँ पर इसका जो होगा ना, ठीक है, ए क्यूब का मान जो आएगा बच्चों ये 216 आएगा, तो भुजा का मान जो होगा वो 6 हो जाएगा। यानी ये वाला मान कितना होगा 6, ये वाला मान कितना होगा 6। तो लंबाई हमारे सामने 12, चौड़ाई हमारे सामने 6, ऊंचाई हमारे सामने 6। तो जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, तो डायगोनल हमारे सामने √L² प्लस यहाँ पर B² और प्लस यहाँ पर H² के बराबर होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं हो। तो लंबाई 12 है तो 12 का स्क्वायर 144, चौड़ाई 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ऊंचाई भी 6 है तो 6 का स्क्वायर हमारे सामने 36 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 180, 180 में यहाँ जोड़ोगे तो 216, और ये हमारे सामने 216 का रूट, 216 से मतलब 36 का 6 गुना, 36 का रूट करेंगे इतना, 6 का करेंगे इतना, 6√6 हमारे सामने ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। तो अगर आपने दोनों को सटा करके जोड़ा है तो यहां पर इसकी लंबाई 12 हो जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई वही रहेगी, और इस आधार पर आप उसका जो है वो डायगोनल निकाल पाएंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर सवाल क्या कहा गया, बोला गया कि करेक्ट स्टेटमेंट क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताओ कि ये 3 कथनों 4 कथनों में सही जो है वो कौन सा है। पहला कहा गया कि यहां पर समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये होता है आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम, और इसमें यहां पर कहा गया कि ये दोनों पैरेलल लाइन बराबर होती हैं। असल में ये बराबर नहीं होती, नॉन पैरेलल लाइन जो होती है ना यहाँ पर ये बराबर होती है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, तो गलत हो गया।
ठीक है। दूसरा कहा गया काइट भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। अब देखो पतंग जो बनता है ना वो असल में ऐसे बनता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ये वाली भुजा इसके पैरेललोग्राम पैरेलल होगी क्या, ठीक है। क्या यहाँ पर ये जो है अपोजिट साइड इसके और अपोजिट साइड इसके पैरेलल होगा, तो ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, कोई पैरेललोग्राम ये नहीं है। तीसरा, सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं। स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारी भुजा बराबर हो जाए मेरे भाई यहाँ, और रोम्बस की भी प्रॉपर्टी क्या होती है, भुजा बराबर हो जाए। तो यहाँ पर ये वाला कथन जो होगा वो सही होगा, ठीक है। सारा स्क्वायर रोम्बस हो सकता है लेकिन सारा रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसका एंगल 90 होता है उसका 90 नहीं होता है। चौथा पॉइंट कहा गया कि जो क्वाड्रिलेटरल को अगर ज्वाइन करते हो मेरे भाई मिड पॉइंट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल से, तो ट्रेपीजियम मिलेगा। आसान भाषा में, दुनिया का एड़ा टेढ़ा कैसा भी चतुर्भुज क्यों ना हो, अगर इसके मध्य बिंदुओं को जोड़ोगे तो तुम्हें यहां पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोई क्वाड्रिलेटरल मिलेगा नहीं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं मिलेगा। मिलेगा तो एक स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज। तो दुनिया के किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पे हमें पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज मिलेगा, ना कि कोई भी यहां पर जो है ट्रेपीजियम या कोई भी क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या कहा कि किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला समलंब होता है, ट्रेपीजियम होता है। कहां से ट्रेपीजियम में जोड़ने पर पैरेललोग्राम आता है, ट्रेपीजियम नहीं, तो यह भी कथन क्या है, गलत है। तो खाली सी नाम का कथन सही है, ओनली सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 भुजाओं वाली आकृति के 5 आंतरिक कोणों में से प्रत्येक मेरे भाई 185 डिग्री की है। यदि शेष 5 आंतरिक कोण बराबर हैं तो उन पांचों कोणों में से प्रत्येक का मान कितना होगा। सबसे पहली बात, किसी भी पॉलीगन के अंदर में जितने भी इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, तो हम यहां पर कहते हैं उनका जो सम होता है वो होता है n-2 इंटू 180। ये हमारे सामने सारे जितने भी इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम होता है, ठीक है। 10 भुजा है तो 10 में से 2 गया तो मेरे भाई 8 इंटू यहां पर 180, और 8 इंटू 180 यानी 1440 होगा। 1440 में से मेरे भाई यहां पर 5 जो है वो इतने के हैं। अगर हम देखेंगे ये है हमारे सामने, जिसमें से 5 जो होंगे मेरे भाई 185 के होंगे, तो जो बाकी 5 होंगे वो हमारे सामने कितने के होंगे, ये कुल मिलाकर के बात है। अगर आप यहां देखोगे तो बोलोगे 18 चौके 72, 720, और यहां पर जो है 50-25 745, ठीक। अगर हम यहां देखें 10 भुजाओं वाले आकृति में से 5 आंतरिक कोणों में से प्रत्येक जो होगा हमारे सामने इतने के बराबर होगा, ठीक है। और यदि 5 जो होगा आंतरिक कोण बराबर है तो उनमें से 5 में से प्रत्येक की डिग्री, ठीक है। तो अगर हम यहां देखते हैं तो हम यहां पर क्या कहेंगे आप समझिए। आप यहां पर सब जगह से 5 कॉमन ले लीजिए, 5 यहां से काटिए, 5 यहां से काटिए, और 5 से आपके सामने 2 बार में ये कट जाएगा, फिर उसके बाद में 5 × 40, फिर यहां पर इतना 40। 288 में से आप इसको अगर घटाते हैं तो ये आपके सामने मेरे भाई जो होगा 8 से 5 आपका 3, और यहां पर 103 आ जाएगा, और ये हमारे सामने आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। अब देखो इसमें काफी लोग ये भी कह सकते हैं कि सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना सर ये गलत है, ठीक है, क्योंकि कभी भी इंटरनल एंगल 185 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। भाई पहली बात तो मैं बता दूं, ये रेगुलर पॉलीगन की बात ही नहीं है। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसके सारे भुजा बराबर सारे कोण बराबर, ये इरेगुलर पॉलीगन है। और दूसरी बात, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इंटरनल एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर आप इस तरह का पॉलीगन बनाते हैं ना, ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सारे के सारे एंगल जो होंगे 180 के कम के होंगे। लेकिन सोचिए अगर आपने फिगर ही कुछ ऐसा बनाया होगा, आपका पॉलीगन जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा दोस्त यहां पे, ठीक है, 10 भुजाओं वाला, तो यहां जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 180 से ज्यादा। ये जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, 180 से ज्यादा। तो उस केस में संभव हो सकता है। 2 तरह के पॉलीगन होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो वहां पर ये केस पॉसिबल हो पाएगा, आप इस बात को मान के चलिए। तो ये गलत नहीं है, टेक्निकली सही है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर। सुशांत और वरुण 400 मीटर के गोलाकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। सुशांत एक चक्कर को 100 सेकंड में पूरा करता है और वरुण इसे 80 सेकंड में पूरा करता है। एक ही जगह से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं, तो वापस आने में मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर, यह लाइन बड़ी खतरनाक है, ये लाइन आप पढ़ो मेरे भाई। यहां पर शुरुआती जगह पर एक साथ वापस आने से पहले वो कितनी बार मिलेंगे। अब हो क्या रहा है यहां पर कि ये चक्कर ऐसे लग रहा है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, और यहां लोगों ने शुरुआत यहीं पर की है और कहते हैं यहां पर आने के पहले पूरे सर्कल में कितनी बार मिलेंगे। तो जनरली होता क्या है, पहले वाले भाई ने यहां पर इतना समय लिया, दूसरे वाले ने इतना समय लिया, तो हम क्या करते हैं, टाइम का रेशियो लेते हैं। टाइम का रेशियो लेंगे तो यहां पर इतना हो जाएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में मेरे भाई निकालना होता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, और जब सेम में निकालना होता है तो दोनों को मेरे भाई यहां पर घटा देते हैं। तो यानी यहां पर इसी बिंदु से चले थे और इसी बिंदु में अपोजिट, एक इधर गया और एक इधर गया, तो इसी बिंदु पर वापस आने में कितनी बार मिलेंगे, 9 बार। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि यहां पर शुरुआती जगह पर आने से पहले,
यानी इस बिंदु को छोड़ करके बात करो, इसमें से एक निकाल दो तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो जो बी होगा वो करेक्ट होगा। यानी कुल मिलाकर के अभी यहां मिले होंगे, यहां मिले होंगे, यहां मिले होंगे, यहां, तो स्टार्टिंग पॉइंट को लेकर के कितनी बार मिले होंगे, 9 बार। उस पॉइंट को छोड़ करके बात करो, यानी आंसर कितना होगा, तो 8 होगा। आइए चलिए रेस का एक क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 750 मीटर की सीधी दौड़ में एक्स वाई को 10 मीटर से हरा सकता है। 444 मीटर की दौड़ में वाई जेड को 6 मीटर से हरा सकता है। तो 150 मीटर की दौड़ में एक्स जेड को कितने से हराएगा। कुल मिलाकर के 3 लोग हैं हमारे सामने, एक्स वाई और जेड। 750 मीटर की दौड़ में एक्स जो है वाई को 10 से हराता है, यानी ये 750 गया है तो ये हमारे सामने 740 जाएगा। रेशियो 75-74 का होगा। अब यहां पर वाई जो है जेड को क्या करता है, 444 मीटर की सॉरी दौड़ से ये 6 मीटर से हटा देगा, तो यानी ये हो जाएगा 438 मीटर मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 438 मीटर। अगर आप यहां पर काटोगे तो कितनी बार में, 6 से काटो, 6 से 7 बार में 42, 6 से 4 बार में इतना, 6 से 7 बार में और इतनी बार में। ये 75 जाता है तो ये 74 और ये 74 जाता है तो 73। तो सीधा सीधा रेशियो मेरे भाई यहां पर हो गया 75, 74, 73 का। अब क्वेश्चन में कहा गया एक्स जेड को हराना चाहता है 150 मीटर के दौर में। ये 75 के जगह अगर 150 दौड़ेगा तो ये अपने देखो, ये अपने आप का डबल दौड़ेगा, तो ये भी अपने आप का डबल दौड़ेगा, तो ये इसको कितने मीटर से हराएगा, तो मेरे भाई यहां पर 6 से हराएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। आइए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 33 नंबर, ए और बी मिलकर के कार्य को 35 दिनों में करते हैं, अकेला उस कार्य को 60 दिनों में करता है, तो बी उसका 1/3 कितने दिनों में करेगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ए और बी जो है मेरे भाई यहां पर मिलकर के कितने दिनों में करते हैं, 35 दिनों में। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करता है, 60 दिनों में। अगर आप यहां पर एलसीएम देखेंगे तो यहां पर 5 का 7 गुना, 5 का 12 गुना, तो 5 × 7 × 12, तो यहां ये हो जाएगा 420, और 420 हो जाएगा तो यहां पर कितना गुना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप यहां पर बोलोगे सर 420 हो जाएगा तो 8 तिरके 24, यहां पर ये कितना हो जाएगा भाई, देखो 35 बनाना है तो यहां पर ये 12 गुना हो जाएगा और यहां पर 7 गुना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो ए का मान 7 है और दोनों का सम 12 है, तो बी का मान 5 हो गया। क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया ये अकेले उस काम को, देखो ठीक है, ये अकेले उस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, ठीक है। इफ ए कैन, ठीक है, बी अलोन कैन डू 1/3 ऑफ द सेम वर्क। बी जो है उस कार्य का 1/3 कितने दिनों में करेगा, तो बी जो होगा मेरे भाई कितना करेगा, इसका 1/3 डिवाइड बाई 3 कर दो, यानी इतना वर्क, और किसको करना है, तो बी को करना है, यानी 5 के साथ में। तो बोलोगे सर 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 बार में कौन सा ऑप्शन है, ए आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहां पे। आइए चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। सवाल में कहा गया राहुल और उसके बेटे की उम्र का अनुपात इतना है, अगर राहुल 49 साल का है तो उसका बेटा का उम्र कितना होगा। अगर यहां 7 का मान 49 है तो 2 का मान कितना होगा, 7 का 7 गुना, तो 2 का 7 गुना 14, तो यानी बेटा कितने का होगा, यहां पर इतने का होगा। खेल खत्म, सस्ता क्वेश्चन था। अंतिम सवाल आपके इस सेट का है, बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर इस सवाल में क्या कहा गया। एक आयताकार धातु की शीट है जिसकी लंबाई 56 और चौड़ाई 40 है, इसके हर कोने से 10 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार टुकड़ा काटा जाता है और बची हुई शीट से एक बंद डब्बा बनाया जाता है। इसमें 4.2 मीटर लंबाई और इतना मीटर चौड़ाई और इतना मीटर ऊंचाई वाले कितने माचिस के डिब्बे रखे जा सकते हैं। होता क्या है मेरे भाई, जैसे मानो यहां पर क्या होगा ना कि ये तुम्हारा एक पेपर हो गया, इसके तुमने चारों कोनों काट लिए और फ्लैप करके ऐसे ऐसे तुमने डब्बा बना दिया, और डब्बे के अंदर तुम माचिस के डिब्बे रखना चाहते हो, तो यहां पर तुम कितने डब्बे रख पाओगे। यानी मैं आपको बताऊं, वॉल्यूम का केस है। सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या करना है, तो कुछ ऐसा आपके सामने एक मेरे भाई पहले तो पेपर था, और इसकी जो लंबाई है वो आपके सामने 56 है और इसकी जो चौड़ाई है वो आपके सामने 40 है, ठीक है। और आपने 10 सेंटीमीटर का काटा है, आपने 10 सेंटीमीटर का यहां से काटा, 10 सेंटीमीटर का यहां से, 10 का यहां से काटा, 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 10 का यहां से, और बचे हुए को आपने फ्लैप किया है। बचे हुए को मेरे भाई आपने क्या किया है, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बेसिकली आपने क्या किया, इतना काट के निकाल दिया, इतना काट के निकाल दिया, ये काट के निकाल दिया और ये काट के निकाल दिया। तो जो बचा हुआ एरिया हो गया इसको इधर मोड़ दिए, मोड़ दिए, मोड़ दिए, मोड़ दिए, ठीक है। और मोड़ने के बाद में जो वॉल्यूम बना उसी के अंदर माचिस के डिब्बे रख पा रहे हो। तो मोड़ोगे तो कितना, 46 में से 10 घटा दो इधर, 10 घटा दो इधर, 20 घटा दो, तो तुम्हारे सामने ये हो गया 36 का मेरे भाई। और वैसे ही अगर हम देखेंगे 40 में से 10 घटा दो तो ये तुम्हारे सामने कितना हो गया। तो जो मोड़ोगे ना और जो तुम्हारे सामने क्रीज बनेगी वो क्रीज तुम्हारे सामने कितने की बनेगी, तो क्रीज तुम्हारे सामने ऐसा होगा मेरे भाई। यहाँ पर ये तुम्हारे सामने जो बेसिकली जो सामान रख पाओगे
इस एरिया में रख पाओगे। और जब इस एरिया में रख पाओगे तो इसका यहां पर क्या होगा, 56 में से 20 घटा दो 36 और मेरे भाई बाई 20, 36 बाई 20 के मेरे भाई यहां पर, ठीक है, बॉक्स के अंदर में तुम सामान रख पाओगे। यानी जिसके अंदर तुम सामान रख पाओगे उसकी लंबाई इतनी होगी, चौड़ाई इतनी होगी, और ये कितना मीटर ऊपर उठा होगा तो मेरे भाई जितने तुम काटे हो यानी इतना उठा होगा। इसके अंदर में माचिस के डब्बे रखने हैं, और माचिस का डब्बा कितने का है, तो 4 बाई 2 बाई 1.5 का है, और कितने रख रहे हैं, तो n डब्बे हम यहां रख रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो 15 चौके 60 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर ये 6 हो जाएगा और 2 12 से कितनी बार में काटोगे, 3 बार में, तो मेरे भाई यहां पर 600 हो जाएगा। कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, 600 बॉक्सेस हो जाएंगे, ये हमारा करेक्ट होगा। तो ये कुल मिलाकर के आपके 35 सवाल थे, और यहां पर जो है हमने पूरे 35 सवालों में बढ़िया तरीके से देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे उसको बनाना था। इसमें मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चंस को बनाते हैं तो आपका नजर ऑप्शन पर जरूर होना चाहिए, डिजिटल सम पर होना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन पर होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तो यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आपको बैच की नीड है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, यहां पर रेलवे की संपूर्ण तैयारी बहुत ही कम फीस में, कंप्लीट तैयारी बहुत ही कम फीस में आप कर सकते हैं, और सिर्फ एक कोर्स से कर सकते हैं, और वो है मेरे भाई आपका अपना रेलवे का जबरदस्त वंदे भारत बैच। एकमात्र मेरे भाई यहां पर ऐसा बैच जिससे संपूर्ण रेलवे की आपकी तैयारी हो जाती है। आप देखो यहां पर ये कंप्लीट रेलवे की तैयारी आपकी हो जाती है मात्र 999 में, जहां मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस का सबका कंप्लीट कॉम्बो मिलता है। कहां पर, तो विद्याग्राम एप्लीकेशन पे, ठीक है। और इसके अलावा रेलवे की अगर प्रैक्टिस करनी है आपको, तो मेरे भाई यहां पर ये वो किताबें हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे लेटेस्ट अगर पूरे भारत में रेलवे की कोई किताब है गणित की, तो वो आपकी रेलवे मैथ की 3rd एडिशन है, और साइंस की कोई है तो रेलवे साइंस की आपकी 3rd एडिशन है, प्रैक्टिस 1st एडिशन है। तो प्रैक्टिस करना है तो इन्हीं से करिए। फ्लिपकार्ट पर ये किताबें मौजूद है, बहुत ही कम रेट पे, मंगा करके बढ़िया से आप इससे पढ़ लीजिए। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। डाउनलोड करिए विद्याग्राम एप्लीकेशन और अपने लर्निंग को नए स्टेप पे लेके जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।